सबसे पहले मैं आपको एक मुख्य बात बता दूं। राजयोग आप जो पढ़ने जा रहे हो, जैसे कि आप सामने अपने देख रहे हो स्क्रीन के सामने, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बहुत सी चीजें नजर आ रही होंगी। जैसे राजयोग के मैंने कुछ यहाँ पर नाम मेंशन कर रखे हैं, कुछ यहाँ पर नामों का उल्लेख कर रखा है। ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ और सीधे हाथ की तरफ। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इतना हमें जो समय मिला है ना, इतना पर्याप्त समय नहीं है। लेकिन हाँ, जितने भी समय चलेगा आप ये कोर्स, आप इस कोर्स के बाद अगर आप कोई पढ़ाई भी करोगे ज्योतिष के अंदर, तो वो आगे की करोगे, पीछे की नौबत कभी नहीं आएगी। आप ना बेसिक की ना मास्टर की, क्योंकि आप लोग जब इस कोर्स को करके निकलोगे तो आप कुंडली का फलित करना जान जाओगे। कुंडली के अंदर किस तरह की समस्याओं को कैसे डायग्नोसिस, किस तरह से पहचान करते हैं, किस तरह से पकड़ा जाता है, वो समझ जाओगे। सब कुछ समझ जाओगे। लेकिन क्या ये सफर पर्याप्त है? इसके आगे का सफर भी देखना पड़ेगा। लेकिन आपको फिर आगे का सफर आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। बहुत सरल हो जाएगा। क्योंकि जिस बच्चे ने, जिस विद्यार्थी ने बेसिक तालिकाएं कंठस्थ कर ली हैं, मास्टर के सिद्धांतों को समझ लिया, कुछ कठिन नहीं है उसके लिए। खैर, पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी राजयोग या दुर्योग का निर्माण कैसे होता है। किसी भी राजयोग या दुर्योग का निर्माण कैसे होता है, सामने देख रहे होंगे आप। तो किसी भी राजयोग और दुर्योग का निर्माण युति एवं दृष्टि संबंध से होता है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आया नहीं आया? युति यानी कि एक साथ बैठे हो किसी भी भाव में, या आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हो। दृष्टि का मतलब आमने सामने वाली सप्तम दृष्टि, दोनों एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हो। ठीक है, आगे आते हैं। ये कुछ, जब किसी को भी, चाहे आप हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो, या मैंने मैंने पहले जिनसे अध्ययन करा था, या और जो भी अध्ययन करने आएंगे, या आप दूसरों को अध्ययन करवाओगे, तो कुछ ये प्रचलित राजयोग होते हैं, इनका अध्ययन कराना पड़ेगा आपको। कुछ ये प्रचलित राजयोग होते हैं। जब किसी भी बच्चे को राजयोग के बारे में पढ़ाया जाता है, राजयोग के रहस्यों के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उसमें कुछ ये प्रचलित होते हैं। वैसे राजयोग तो प्रचलित तो बहुत हैं, बहुत हैं, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 हैं, या उससे भी ऊपर हैं। प्रचलित की बात कर रहा हूं, और अगर आप वैसे पूछे तो फिर गिनती नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि अभी हमें और भी चीजें लेके चलनी है, बहुत चीजें भी लेके चलनी है। ये है। खैर, आप देख रहे होंगे कि सूर्य और चंद्रमा के आमने सामने वाले योग, यानी कि चंद्रमा के सामने जब सूर्य होते हैं, आपको मैंने पूर्व में बताया था, इस चीज के ऊपर मैंने चर्चा करी थी कि क्यों ये राजयोग इतना महान राजयोग बन जाता है जब चंद्रमा के सामने सूर्य होते हैं। दूसरा है वैसी, तीसरा है वासी, फिर है विक्रम, फिर है उभयचरिक, बुद्धायित योग, सुनफा, अनफा, दुर्धरा, गजकेसरी, चंद्रादि योग, अमला योग, चंद्र मंगल योग। मैं अभी अभी अगर आप ध्यान से सुनोगे, इससे ज्यादा बैठे बैठे आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब ये मेरी कैपेसिटी के ऊपर है। आप शांति से सुनना, देखना, बस आपका काम है सुनना और देखना, कान खोल के सुनना, इधर उधर मत भटकना बस आप। सबसे पहला है, ये तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि चंद्रमा के सामने जब मैंने ग्रहों को रखा था, सूर्य से लेकर सारे नौ के नौ ग्रहों को मैंने रखकर प्रभाव बताया था मैंने आपको। याद होगा आपको, पूर्व के पाठ्यक्रम में समझा चुका हूं। जो लोग नहीं थे उपस्थित, उनकी मैं कह नहीं सकता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं वैसी योग होता क्या है। वैसी योग ये बनता कैसे है। जब सूर्य से एक घर आगे, जब सूर्य से एक घर आगे कोई भी ग्रह, किन किन ग्रहों को छोड़कर, तो साइड में आप देख रहे होंगे चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़कर, सूर्य को किसी भी स्थान पर रख दो आप। अच्छे स्थान पर रखोगे तो कहना ही नहीं,
और बाकी के छठवें आठवें बारहवें स्थान पे रखोगे तो प्रभाव बेहद कम होता है। केंद्र और त्रिकोण में जब भी कोई राजयोग, याद रखिएगा, केंद्र और त्रिकोण में बनने वाला राजयोग सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। केंद्र और त्रिकोण में बनने वाला दुर्योग सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। बाकी के स्थानों में केंद्र और त्रिकोण को कौन सा स्थान बोला गया है? सुस्थान। सुस्थान माने के अच्छे स्थान। और बाकी जो बुरे स्थान है, अशुभ स्थान है, उन स्थानों में बना हुआ राजयोग भी अपना प्रभाव देता है। उन स्थानों पर बनने वाला दुर्योग भी अपना प्रभाव देता है। उन स्थानों पर जब कोई दुर्योग बनता है तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है, कष्ट और बढ़ जाता है। और उन स्थानों पर जब भी कोई राजयोग बनता है तो उसके प्रभाव में कमी आ जाती है, लेकिन राजयोग का प्रभाव फिर भी दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। खैर, सूर्य से एक घर आगे मैंने यहां पर गुरु को रखा है। आप किसी भी ग्रह को रख लो, लेकिन चंद्र और राहु केतु को छोड़कर, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से एक घर आगे, सूर्य के साथ या सूर्य से पीछे होंगे तो एक ही अवस्था होगी। वो कौन सी अवस्था होगी? अमावस्या का दोष लग जाएगा चंद्रमा को। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को भी, पहले भी पढ़ा चुका हूं और अब फिर पढ़ा रहा हूं। और आगे भी जब जब भी मौका मिलेगा मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। यह है, ज्योतिष अनंत सागर है, ये याद रखिएगा। ज्योतिष अनंत सागर है। यह है, सूर्य से एक घर आगे कोई भी ग्रह हो तो ये बनता है वैसी योग। इस योग के चलते जातक अपने जीवन काल में 25वें, 25 सूर्य किस उम्र में भाग्य तो कराते हैं? 25 में कराते हैं, 22 में कराते हैं, या 24 में करवाते हैं? ये आपको देखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सूर्य जिस उम्र में भाग्योदय करवाते हैं, जब सूर्य से एक अगर आगे कोई ग्रह होगा चंद्रमा राहु केतु को छोड़कर, तो ये बन जाता है वैसी योग। वैसी योग के अंदर क्या होता है? वैसे राजयोग का प्रभाव तो एक ही होता है, जीवन काल में सुख भोगना। इसे राजयोग के चलते जातक अपने जीवन काल में विशेष उन्नति करता है। सूर्य से अगर आगे गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, आपके मंगल हो, ठीक है, आपके बुध हो, तो ये बन जाता है वैसी योग। इतना आप समझ लो। आगे बढ़ता हूं। दूसरा है वासी योग। वासी योग क्या कहता है कि सूर्य से एक घर पहले, सूर्य से एक घर पीछे, चंद्र राहु केतु को छोड़कर, किसको छोड़कर? चंद्र राहु केतु को छोड़कर सूर्य से एक घर पहले कोई सी भी ग्रह हो तो ये बन जाता है वासी योग। इस योग के चलते भी जातक अपने जीवन काल में समस्त सुखों का भोग करता है। ठीक है। ये योग जो है ये मैंने रखा है, ये प्रचलित। आप ही गौर करना, आप जहां भी किसी भी कोर्स में पढ़ोगे तो उसमें आपको ये विक्रम योग पढ़ाया नहीं जाएगा। ये मैंने डिजाइन करा है। विक्रम योग होता क्या है? केंद्र और त्रिकोण को मिलाकर, केंद्र अथवा त्रिकोण में मिलाकर के चार ग्रह हों, यानी कि केंद्र चार, त्रिकोण छह। इन केंद्र और त्रिकोण में चार ग्रह हों, चार ग्रह, तो ये बन जाता है विक्रम योग। ये बन जाता है विक्रम योग। यहाँ पे राहु केतु की बात नहीं होगी, लेकिन राहु केतु सम्मिलित नहीं होंगे इसमें। मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या हो गया युवराज? ये वाला गुरुजी थोड़ा समझ नहीं आया तो पूछो ना फिर। कि अब पूछने का एक ही समय है भाव आप। में एक ही भाव में अगर चार ग्रह होंगे तो विक्रम योग बनेगा, या ऐसे जो आपने जैसे बिठा रखे ऐसा केंद्र होगा तो? और त्रिकोण को मिला करके, यानी कि केंद्र, मैंने यहां पर जय सूर्य गुरु शनि शुक्र को रखा है। आप किसी भी ग्रह, राहु केतु को छोड़कर किसी भी ग्रह को रखो। केंद्र और त्रिकोण को मिलाकर के कितने भाव होते हैं? छह भाव छह। होते हैं। केंद्र और त्रिकोण को मिलाकर के अगर चार ग्रह हो, चाहे त्रिकोण में हो चाहे केंद्र में हो, लेकिन इनको मिलाकर के चार ग्रह होने चाहिए, चार से ज्यादा नहीं होने चाहिए, चार से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये बन जाएगा विक्रम योग। याद रखना, राहु केतु सम्मिलित नहीं होंगे। समझ में आया? हाँ, और अगर गुरुजी केंद्र में भी चार ग्रह बैठे हो और इसमें त्रिकोण में बैठे हो तो फिर ये विक्रम योग नहीं नहीं बनेगा? बनेगा, नहीं बनेगा ये। ठीक ठीक। केंद्र और आगे। त्रिकोण को इतना सरल तो है युवराज, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? केंद्र और त्रिकोण को मिलाकर के चार ग्रह हों जी जी, आ गया गुरुजी, अब आ गया। तो ये बन जाता है विक्रम योग। जी। आगे बढ़ता हूं। दूसरा है उभयचर्य का राजयोग।
दूसरा है उभयचरिक राजयोग, पढ़ाया था मैंने, ये मत कहना नहीं पढ़ाया था। उभयचरिक राजयोग महान राज्यों की श्रेणी में आता है। लेकिन अब इसके अंदर दो तरह के राजयोग होते हैं, एक अशुभ, एक शुभ। सूर्य से एक घर आगे, एक घर पीछे, सूर्य के साथ ना हो। शर्त यह है, सूर्य के साथ नहीं होना चाहिए। सूर्य से एक घर आगे हो, सूर्य से एक घर पीछे हो, शुभ ग्रह, तो यह बन जाता है शुभ उभयचरिक राजयोग। सूर्य से एक घर आगे एक घर पीछे यदि कोई पाप ग्रह हो तो यह बन जाएगा अशुभ उभयचरिक राजयोग। अशुभ भी और राजयोग भी, सोचो, है कंफ्यूज करने वाला मैटर। शुभ उभयचरिक राजयोग तो सबको समझ में आएगा, लेकिन ये अशुभ उभयचरिक बन गया। अब यहां पे राजयोग नहीं लिखा जाएगा, अशुभ उभयचरिक बन गया अब ये। उभयचरिक राजयोग, ये याद रखना, उभयचरिक राजयोग तो आपने सुने होंगे, आपने किताब में पढ़े होंगे, लेकिन ये बनता कैसे, लागू कैसे होता है, इसलिए सबसे सबसे कॉमन कुंडली के अंदर बनने वाला एक राजयोग है, जो 100 में से मैं समझता हूँ 99% कुंडलियों में होता है। बुद्धादित्य योग, बुद्धादित्य योग, बुद्धादित्य योग, सूर्य बुद्ध की युति, बुद्धादित्य योग। लेकिन ये लागू कब होगा? 99% लोगों की कुंडली में है, लेकिन 100 में से 10% कुंडलियों पर ही लागू होगा ये। वो भी बताऊंगा, खैर अब इस पर आते हैं। तो सूर्य से एक घर आगे एक घर पीछे यदि शुभ ग्रह हो तो ये बन जाता है उभयचरिक, शुभ उभयचरिक राजयोग। ये क्या बन जाएगा? शुभ उभयचरिक राजयोग। यानी कि अब ये शुभ की श्रेणी में आ गया। इस अवस्था के अंदर ये याद रखिएगा, जब सूर्य से एक घर आगे एक घर पीछे, चंद्रमा को छोड़ करके, चंद्रमा की बात नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा हो जाएंगे तो एक ही अवस्था में होंगे फिर, ये याद रखना। यहां पर चंद्र राहु केतु को हटा दिया जाएगा, बाकी सारे ग्रह रखे जाएंगे, ये याद रखना इसको। ऐसे जातक थोड़ा तेज बोलने वाला होता है। आगे बढ़ता हूँ, खैर ये उसकी एक लक्षण मैंने बताया। इस राजयोग का प्रभाव ये नहीं है कि तेज बोलने वाला होगा, इस राजयोग के चलते ऐसा, जैसा जातक अपने जीवन काल में विशेष उन्नति करता है। बुद्धादित्य योग, इधर आ जाते हैं। बुद्धादित्य योग आपने 100 में से 99% कुंडलियों में देखा होगा, और अधिकांश लोगों को आपने कहते देखा होगा कि मेरी कुंडली में तो बुद्धादित्य योग है, और इसका मैं जीवन काल में मुझे किसी ने बताया है कि मैं बहुत उन्नति करूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 100 में से 99% कुंडलियों के अंदर ये पाया जाता है, लेकिन अप्लाई, यानी कि लागू, ये 10 कुंडलियों में ही होता है, गिनती की। सूर्य और बुद्ध की युति कुंडली के अच्छे स्थानों पर हो, कौन से, केंद्र पर हो, त्रिकोण पर हो, और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। ठीक है, सूर्य और बुद्ध की युति एकादश में भी चलेगी, धन भाव में भी चलेगी, पराक्रम में भी हो, चलो ठीक है, धन में, तीसरे में, एकादश में, केंद्र और त्रिकोण में हो, त्रिक भाव को छोड़ करके, और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो तब लागू होगा बुद्धादित्य योग। और इस योग के चलते ऐसा जातक अपने जीवन काल में विशेष उन्नति करता है। विश्वनाथ जी, नमस्कार, प्रणाम। अब आ गया सुनफा। सुनफा योग कौन से होते हैं? सुन सुनफा योग, सुनफा योग क्या होता है? तो तीन तरह के योग होते हैं, सुनफा, अनफा, दुर्धरा। मैं तीनों बता देता हूं। चंद्रमा से एक घर आगे राहु, केतु और सूर्य को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हों, एक घर आगे बैठे हों चंद्रमा से, तो ये बन जाएगा सुनफा योग। अब प्रत्येक प्रत्येक ग्रह का भिन्न भिन्न प्रभाव होगा इसमें। चंद्रमा से एक घर आगे शुक्र बैठे हैं, तो ऐसा जातक अपने भोग विलासों पर, चंद्रमा से एक घर आगे शुक्र बैठे होंगे तो ऐसा जातक अपने जीवन काल पे ऐश्वर्य पर, भोग विलासों पर, लग्जरी पर उसका खर्च होगा। गुरु बैठे हैं तो अपने ज्ञान के लिए, अपने ज्ञान की बदौलत जीवन काल में विशेष उन्नति करेगा, अपने ज्ञान की बदौलत जीवन काल में ऊंचाइयां पाएगा।
अपने ज्ञान के बल जीवन काल में धन अर्जित करेगा। चंद्रमा से अगर आके शुक्र बैठे हैं तो इसका एक प्रभाव ये भी होगा, क्योंकि शुक्र कोई सामान्य ग्रह, कोई दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अभूतपूर्व ज्ञान था इनका। शिल्प कलाओं के कारक हैं ये। वेद, कई सारे वेद विधाओं के कारक हैं ये। विधा वे वेद, देखो, विधा का मतलब ये है कि वेद विधा का मतलब ये हो जाता है कि केवल वेद ही नहीं, कई सारी विधाओं के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपनी कलाओं के बदौलत, अपने जीवन काल में अपने आर्ट के बदौलत, अपने जीवन काल में अपने किसी न किसी शिल्प कला के अंदर किसी न किसी विधा, कोई ना कोई एक ऐसी विधा होगी उसके पास, उसके बदौलत में जीवन काल में धन अर्जित करेगा। उसके खर्च कहाँ होंगे? तो ऐश्वर्य पर, भोग पर, इन सब चीजों पर। खैर, गुरु मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, सूर्य राहु केतु यहाँ लागू नहीं होगा। शनि बैठे होंगे तो ऐसा जातक अत्यंत तीव्र बुद्धि का राजनीतिक होगा, प्रपंची भी होगा, तेज दिमाग का भी होगा। वो जहां भी होगा, राजनीति का मतलब ये नहीं कि वो नेता बन जाएगा। राजनीति का मतलब ये है कि जहां पर भी होगा वो अपनी समूह में, भले ही वो एक छोटे समूह का एक प्रेसिडेंट क्यों ना हो, उच्च कोटि का बुद्धि से राजनीतिक होगा ऐसा व्यक्ति। अपने जीवन काल में अपने इसी तेज दिमाग के बदौलत धन अर्जित करेगा। कुछ इसी तरह का प्रभाव बुद्ध बैठे होंगे तो वाणी के बदौलत अपने जीवन काल में आगे बढ़ेगा। वाणी के बदौलत अपने जीवन काल में धन अर्जित करेगा। क्योंकि चंद्रमा से ग्रह के, जब कोई ग्रह बैठा होगा तो कुंडली का दूसरा स्थान कौन सा होता है? धन का। तो चंद्रमा से जब एक आगे कोई ग्रह बैठा है, समझ गए होंगे, मैंने आपको थोड़ा प्रभाव बता दिया है इसका। वैसे इसका प्रभाव आपको कोई बताएगा नहीं डिटेल में, लेकिन फिर भी मैंने आपको विस्तार रूप से समझा दिया है। जब कोई ग्रह जिन चीजों का कारक होगा उसी के बदौलत जीवन काल में ऐसा जातक धन अर्जित करेगा और आगे बढ़ेगा। कुल मिला के आप ही समझ लो। बुध का मैंने बता दिया, गुरु का मैंने बता दिया, शुक्र का मैंने बता दिया। ठीक है, शनि का भी मैंने बता दिया। सूर्य राहु केतु यहाँ पे लागू नहीं होंगे। अब थोड़ा सा विवेक आप भी लगा सकते हो, दो चार चीजें आप भी जोड़ सकते हो। अगर आपको रटन, देखो ज्योतिष रटने का विषय नहीं है, एक चीज याद रखना जीवन काल में अपने, ज्योतिष रटने का विषय नहीं है। तालिकाएं रटने की, याद करने की होती हैं। बिना याद करे तालिकाएं, जब तक आप कंठस्थ नहीं होंगे तब तक आप ज्योतिष नहीं समझ पाओगे। लेकिन आगे का जो सफर है ज्योतिष का, वो सिर्फ समझने वाला है। यह है। अनफा युग कैसे बनता है? तो चंद्रमा से एक घर पहले, यानी कि 12वां, अगर चंद्रमा को लगन बना दोगे तो गुरु 12वें बन जाएंगे। आप ही सीखो ना कि चंद्रमा से एक घर पहले गुरु बैठे हैं, तो 12वां, यानी कि चंद्रमा से अगर आप गुरु को गिनो तो 7 8 9 10 11 12। 12वां भाव किसका होता है? खर्च का। 12वां भाव किसका होता है? खर्च का, नुकसान का, व्यय का। लेकिन यहाँ पर सिर्फ खर्च की बात होगी, यहाँ पे सिर्फ व्यय की बात होगी, क्योंकि ये योग है, ये राजयोग है। अनफा योग कैसे बनता है? जब चंद्रमा से एक घर पहले कोई सूर्य राहु केतु को छोड़कर कोई ग्रह बैठा हो, तो गुरु बैठे हैं तो ऐसा जातक अपने शिक्षाओं को सीखने के लिए, ज्ञान को सीखने के लिए, नॉलेज अर्न करने के लिए जातक का खर्च होगा। जातक अपने जीवन काल पे खर्च करेगा, किस पे करेगा? ज्ञान को पाने के लिए, बुलंदियों को पाने के लिए। श- गुरु जिन जिन चीजों के कारक हैं पढ़ाई के अंदर, क्षेत्र के अंदर, उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए उसका खर्चा होगा। शुक्र को ले लेते हैं, भोग विलासों पर खर्च करेगा क्योंकि 12वां भाव खर्च का है। मंगल को ले लेते हैं, मंगल रह गया था सुनफा में भी, जी हाँ। सुनफा का बता दूं मैं, तो सुनफा में जब चंद्रमा से ग्रह के मंगल होंगे तो ऐसा ऐसा जातक अपने पराक्रम की बदौलत बदौलत धन अर्जित करेगा। ऐसा जातक अपने पराक्रम की बदौलत धन अर्जित करेगा। ऐसा जातक अपनी, क्योंकि मंगल है फुर्ती, मंगल आलस से नहीं है, आलस तो शनि है। मंगल है पराक्रम। ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपनी ऊर्जा शक्ति की बदौलत, अपने भुजबल की बदौलत विशेष उन्नति करेगा। ये सुनफा योग का है। चंद्रमा से घर पहले यदि मंगल बैठे होंगे तो मंगल क्या है? मंगल अहंकार है। सूर्य के समान ये भी अहंकार रखते हैं। तो ऐसा जातक खर्च करेगा किस लिए? अपने घमंड को शांत करने के लिए, अपने अहंकार को शांत करने के लिए। समझ सकते हो आप? सूर्य के समान भी मंगल अपना प्रभाव रखते हैं। यदि किसी की कुंडली में मंगल बलवान हो ना, तो सूर्य के समान ही आत्मविश्वास प्रदान कर देते हैं, साहस प्रदान कर देते हैं, हिम्मत प्रदान कर देते हैं। चंद्रमा से एक घर पहले मंगल बैठे होंगे तो 12वां घर किसका होता है? व्यय का। चंद्रमा से एक घर पहले मंगल बैठे हैं, क्योंकि आज ये चर्चा हो रही है राजयोग की, तो राजयोग का प्रभाव अशुभ तो हो नहीं सकता। तो ऐसा जातक खर्च करेगा अभी अपने अभिमान के लिए, अपने मान अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपने अहम के लिए। कितने लोग
मेरी गर्मी जानते हैं कि अपने वर्चस्व को शांत, अपने वर्चस्व को बरकरार करने के लिए, अपने तेज को, समझ सकते हैं आप, इससे ज्यादा डिटेल में क्या बोलूं मैं। शुक्र का मैंने बता ही दिया, गुरु का मैंने बता ही दिया। इस तरह से अल्फा योग का प्रभाव होता है। आप दो चार शब्द, मैंने तो इस तरह से बताया है, आप दो चार शब्द और आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब आपको मालूम है कि कौन सा ग्रह किन किन क्षेत्रों का कारक है। अभी तो और अगर नहीं भी है, और आपको अभी भी लगता है कि हाँ अभी कुछ चीज बाकी है, तो चिंता मत करिए, जुड़े रहिए, वो चीजें मैं पूरी कर दूंगा। लेकिन अब समय के हिसाब से देखा जाए, तो अब आप सभी लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना है, थोड़ा एक्टिवेट रहना पड़ेगा, क्योंकि अब क्लासेस मिस नहीं करनी है अब। ठीक है, अभी आज मैं देखते देखते, आज आपको मैं 3 विषय पढ़ाऊंगा आज। राजयोग पढ़ाऊंगा आपको मैं, इसके बाद एक विषय और पढ़ाऊंगा दृष्टि, इसके बाद एक विषय और पढ़ाऊंगा मैं आप, क्योंकि ये अब टारगेट बहुत है, अब आलस तो बहुत कर लिया सबने। खैर, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। अब क्या रह गया था आपका, हमारा सुनफा अनफा हो गया था, अब रह गया है आपका दुर्धरा। याद रखना, अभी मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं बताने बैठूंगा तो आपको बताना है कि गुरुजी इसके अंदर दुर्धरा रह गया था, गजकेसरी रह गया था, चंद्रादि रह गया था। लिख लो, क्योंकि मैं अभी बताने बैठूंगा तो मुझे याद नहीं रहेगा। अभी आप मुझे, आपको बताना है दुर्धरा, फिर बताना है गजकेसरी, फिर बताना है चंद्र आदि लग्न आदि सूर्य लग्न आदि योग, फिर बताना है अमला योग, और फिर बताऊंगा चंद्रमंगल योग। चंद्रमंगल योग तो मैंने पहले बता ही दिया है, पिछले पूर्व के पाठ्यक्रम में बता दिया है। दुर्धरा, गजकेसरी योग, चंद्र आदि योग, और चंद्र आदि सूर्य आदि लग्न आदि योग, और अमला योग। ठीक है, आ जाते हैं। जल्दी लिख लो, मैं हटा रहा हूँ वो। आप समय व्यर्थ मत करो, तेजी से लिखो। इसके बाद मुझे अभी आपको पंच महापुरुष योग बताने हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बताने हैं, नीचभंग राजयोग बताने हैं, विपरीत राजयोग बताने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके माध्यम से। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। कौन सा बताना था मुझे? दूरदरा। एक सेकंड। दुर्धरा, सुनफा हो गया, अनफा हो गया, दुर्धरा आएगा। चंद्रमा से एक घर आगे एक घर पीछे, सूर्य राहु केतु को छोड़कर बाकी सारे ग्रह बैठे हो, एक घर आगे एक घर पीछे, तो बनता है दुर्धरा योग। जैसा जातक अपने जीवन काल में विशेष उन्नति करता है। और याद होगा आपको, फलादेश के नियम में मैंने पढ़ाया था, जब चंद्रमा से एक घर आगे एक घर पीछे जितने ग्रह होते हैं, चंद्रमा उतना ही शुभ फलदायक होता है। नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था गुरु जी, इसमें फलादेश के महत्वपूर्ण नियम नहीं। पढ़ाया था। अब वो बात सिद्ध हो गई यहाँ पर, पढ़ाया था। वो बात सिद्ध हो गई। चंद्रमा से एक घर आगे एक घर पीछे जब कोई ग्रह बैठे होते हैं, तो चंद्रमा विशेष शुभ फलदायक होता है। अब वो विशेष शुभ फलदायक का मतलब क्या था? वो यही था कि दूरदराज योग बन जाता है, और इस योग के रहते जैसा जातक अपने जीवन काल में विशेष उन्नति करता है, सूर्य राहु केतु को छोड़ करके, ये याद रखना बस आप। अब इसके बाद कौन सा है बताना? गज केसरी। गज केसरी। गज केसरी मैं पढ़ा चुका हूं, मैं फिर बता देता हूँ। गज केसरी, 3 तरह के गज केसरी होते हैं: वाणी प्रधान, ज्ञान प्रधान, भौतिक सुख प्रधान। बुद्ध चंद्र ज्ञान वाणी प्रधान, और गुरु चंद्र ज्ञान प्रदान, और शुक्र चंद्र भौतिक सुख शुक्राचार्य। प्रदान। कैसे बनते हैं? अब ये मत पूछना, दृष्टि और युति संबंध। युति किसे कहते हैं? जान गए होंगे। दृष्टि किसे कहते हैं? बाद आमने में सामने, बताएं। पूर्ण दृष्टि। अगला क्या है? चंद्रादि योग। हाँ, अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। चंद्रादि सूर्य लग्नादि क्या होता है ये। देखो, 3 तरह की कुंडली होती है: लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली होती है। सूर्य जहां बैठे हैं, सूर्य आप चलो एक काम करते हैं, एक सेकेंड। अभी समझते आते हैं, अभी हो जाएगा। चलो।
ये है, अल्फा योग को मत लिखना यहाँ पर, मैं अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये है सूर्य लग्नादि, चंद्रादि, सूर्य लग्नादि, चंद्रादि और लग्नादि योग। वहां पर क्या लिखा था? सिर्फ चंद्रादि योग लिखा था, मैं तीनों पढ़ा दे रहा हूं अब। इसके बाद पढ़ाऊंगा अमला योग। चंद्रादि, लग्नादि और सूर्य लग्नादि, तीन तरह की कुंडली होती है और तीनों के मिश्रण को सुदर्शन चक्र बोला जाते हैं। चंद्र कुंडली आपके मनोबल को देखने के लिए करी जाती है। सूर्य कुंडली आपके आत्मविश्वास को देखने के लिए करी जाती है। लग्न कुंडली आपके संपूर्ण जीवन को देखने के लिए करी जाती है। चंद्रमा जहां बैठे हो, उस चंद्रमा को लग्न बना दीजिए तो वो बन जाएगी चंद्र कुंडली। सूर्य जहां बैठे हो, सूर्य को लग्न बना दीजिए तो सूर्य बन जाएगी सूर्य कुंडली। समझ में आ गया आपको? गुरु एक बार वो रिपीट करना गुरु, अभी जो बोले आप चंद्र सूर्य का, वो थोड़ा मिस हुआ, वॉइस ब्रेक हुआ बस। सूर्य, आ, तीन तरह की कुंडली होती हैं: लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली। और इन तीनों के मिश्रण, जब इन तीनों को हम मिला देते हैं तो बन जाता है सुदर्शन सुदर्शन चक्र। ज्योतिष के अंदर एक सुदर्शन सुदर्शन चक्र होता है, तो सुदर्शन चक्र बन जाता है। लग्न कुंडली आप जानते ही हैं। और चंद्र कुंडली कौन सी होती है? चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि को यदि आप लग्न बना देंगे तो बन जाएगी चंद्र कुंडली। सूर्य कुंडली कौन सी होती है? सूर्य जिस राशि में बैठे हैं तो बन जाएगी, सूर्य को लग्न में रख दीजिए उस राशि के साथ तो बन जाएगी सूर्य कुंडली। ये बहुत बड़ा राजयोग है, सुन लीजिए, मिस मत करिएगा उसको। 100 में से 5-6 कुंडली के अंदर पाया जाता है। जब लग्न से 6-8, 6-7-8, लग्न से, लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं आपको लग्नादि योग। लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो। लग्नादि योग बनता कैसे है? तो लग्न कुंडली से 6-7-8 घर, इन तीनों घरों में शुभ ग्रह बैठे हो तो ये बन जाता है लग्नादि योग। लग्नादि योग। दूसरा, अब चंद्रादि योग कौन सा होता है? तो चंद्र कुंडली से, चंद्र कुंडली कैसे बनाएंगे आप? तो चंद्रमा जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान को और उस राशि को लग्न में रख दीजिए और यथावत बाकी के सारे ग्रह वैसे बैठा दीजिए तो ये बन जाएगी चंद्र कुंडली। ठीक है? तो चंद्र कुंडली आपने बना ली। अब ये देखिए कि यही योग चंद्र कुंडली से 6-7-8 घर, यानी कि चंद्र कुंडली आपने बना दी, और देखिए वहां से फिर 6-7-8 घर में शुभ ग्रह बैठे हो तो ये बन जाएगा चंद्रादि योग। और फिर तीसरा, सूर्य कुंडली। सूर्य जिस राशि में बैठे हैं उस राशि को लग्न में रख दीजिए, सूर्य को लग्न में रख दीजिए। बाकी की सारी राशियां यथावत वैसे बैठा दीजिए क्रम अनुसार। बाकी के सारे ग्रह क्रम अनुसार बैठा दीजिए। समझ में आ रहा है विश्वनाथ जी? और वहां से देखिए कि 6-7-8 घर में शुभ ग्रह बैठे हो तो ये बन जाएगा सूर्य लग्नादि योग। ये बन जाएगा सूर्य लग्नादि योग। इस योग के चलते जातक अपने जीवन काल में अपने बुझबल के बदौलत विपरीत से विपरीत समस्याओं का मुस्कुराकर सामना करता हुआ आगे बढ़ जाता है, या ये कह लो कि भाग्य का लेखा टाल सकता है। इतना प्रभावी होता है। या ये कह दो कि विपत्ति आ रही होगी तो विपत्ति को भी वो अवसर बना लेगा। यानी कि सामने से तीर आ रहा होगा तो वो तीर माला का काम करेगा उसके गले में, जयमाला का। ये स्थिति हो जाती है। यानी कि ऐसा जातक के जो शत्रु होते हैं वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, आते लड़ने के लिए और सामने उसके आकर असमर्थ हो जाते हैं, बिल्कुल कार्य कर, विवेक काम नहीं करता। इतना पावरफुल होता है ये। कौन सा था अब युवराज? ये बताओ अब अगला कौन सा था? कमला योग। कमला योग, अमला योग, अमला योग था। अमला अमला। हाँ। चंद्रमा से 10 घर आगे अमला योग दो तरह से बनता है। अमला योग दो तरह से बनता है। चंद्रमा से 10 घर आगे, चंद्रमा से 10 घर आगे गिन के कोई शुभ ग्रह बैठा हो, जैसे सप्तम में चंद्रमा बैठे हैं, आप कहीं भी बैठा लीजिए। चंद्रमा से 10 घर आगे यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो ये बन जाता है अमला योग। ये बन जाता है अमला योग। ठीक है? याद रखिएगा इस चीज को। या लग्न से 10 घर आगे गिन करके कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो ये बन जाता है अमला योग। ठीक है? चंद्रमा से 10 घर आगे गिनकर कोई शुभ ग्रह बैठा हो
कौन सा? गुरु, शुक्र, बुध, जो पाप प्रभाव में ना हो, पाप संगति में ना हो, वो। अगर चंद्रमा से 10 ग्रह आगे गिनकर कोई शुभ ग्रह बैठे हो तो ये बन जाता है अम्ला योग। या लग्न से 10 ग्रह आगे गिन करके कोई शुभ ग्रह बैठे हो तो ये बन जाता है अम्ला योग। लेकिन मैंने अपने जीवन काल में लग्न से 10 ग्रह आगे गिन करके शुभ ग्रह का प्रभाव, मुझे जो अम्ला योग जो बताते हैं कि लग्न से 10 ग्रह आगे गिन करके शुभ ग्रह बैठे हो तो ये अम्ला योग बन जाता है। ठीक है। लेकिन मैंने अपने केस में बहुत कम देखा। या ये कह सकते हैं कि मेरे पास उतने केस नहीं आए मेरे अब तक के अनुभव में, कह सकते हैं। यह है। अगला कौन सा है? चंद्र मंगल। चंद्र मंगल पढ़ा चुका हूँ, आमने सामने, पूर्व में। और कुछ लो, सुन लो वो अब। पंचमा हाँ, पढ़ो पढ़ो, हाँ हाँ। पंच हाँ पंच बिल्कुल। महापुरुष योग था। पंच महापुरुषों को पढ़ाते हैं, चलो। सब जो सीधे हाथ के जो राजयोग हैं ये सबसे बड़ी श्रेणी में आते हैं। जो बाकी के राजयोग हैं ये प्रचलित हैं, लेकिन जो इस तरफ के राजयोग हैं ये अधिकांश कुंडलियों में देखने को मिलेंगे आपको। मैं हर कुंडली की बात नहीं करूंगा। पहला है आपका पंच महापुरुष योग। ठीक है। खैर, उससे पहले मैं एक आपको राजयोग और पढ़ा देता हूं अपनी तरफ से। जब केंद्र के चारों घरों में, केंद्र के चारों घरों में प्रत्येक घर, केंद्र का कोई भी घर खाली ना हो। यहां पर चंद्र और राहु केतु भी आ जाएंगे अब। केंद्र का कोई भी घर खाली ना हो, 1 4 7 10 में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो, तो ये बन जाता है चतुष सागर नामक राजयोग। चतुष सागर, चतुष्य, चतुष्य, चतुष्य राजयोग। चतुष्य नाम का राजयोग, चतुष्य नामक राजयोग, अर्थात चतुष्य नाम का राजयोग। जब केंद्र के चारों घरों में सारे ग्रह बैठे हो तो ये बन जाएगा परम चतुष्र सागर राजयोग। केंद्र के चारों घरों में कोई ना कोई एक ग्रह बैठा हो, 4 ग्रह बैठे हो तो चतुष्र सागर। केंद्र के चारों घरों में सारे ग्रह बैठे हो तो परम चतुष्र सागर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पंच महापुरुष योग पर आते हैं। ठीक है। अब जैसे ये मेष लगन की कुंडली है तो 10वें भाव में कौन सी राशि आ गई? एक सेकंड में आपको कर देता हूँ। चलो, ऐसे शायद इतना रफली आइडिया ना मिल पाए आप लोगों को। एक आपको राजयोग और पढ़ाऊंगा अभी मैं, विपरीत राजयोग। बहुत प्रचलित राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग होता है ये। इसकी कंडीशंस होती हैं, किन स्थितियों में ये राजयोग लागू होता है, पास हो जाता है, वो स्थिति मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर 10 नंबर लिख देते हैं, तो यहाँ पर 7 नंबर। हो गया काम। मेष लगन की कुंडली है, आप देख रहे हो, 1 4 7 10। पंच महापुरुष योग बनाने वाले ग्रह कौन से होते हैं? मंगल, गुरु, शुक्र, शनि। मंगल, गुरु, शुक्र, शनि और बुध। मंगल, गुरु, शुक्र, शनि और बुध। इन ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनता है। कैसे? बताता हूं। मेष लगन की कुंडली है और आप देख रहे होंगे कि चकोर में, चकोर में आने चारों कोनों में मैंने राशियां बैठा रखी हैं, 1 4 7 10। ठीक है। चतुर्थ पे कर्क, सप्तम पे तुला, लग्न में मेष और दसम में मकर। दसम भाव में हम शनि को रख देते हैं। ठीक है। दसम भाव में मकर राशि हो, किसी की कुंडली की मेष लगन की हो। केंद्र में, पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे प्रथम अनुसार, क्रम अनुसार अगर देखा जाए, मंगल से, क्योंकि सूर्य चंद्र नहीं, मंगल से। मंगल यदि लग्न में बैठे हो
मंगल केंद्र के किसी भी घर में, मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, या मकर राशि हो, मैं दोबारा फिर बोलता हूं, किसी की कुंडली किसी भी लग्न की हो, उसके केंद्र में मेष, मकर और वृश्चिक राशि अगर आ रही है, और वहां पर मंगल बैठे हैं केंद्र के किसी भी स्थान में, 1 4 7 10, जैसे यहाँ पे दसम में मकर राशि हो, या दसम पे मेष राशि हो, या दसम में मेष राशि होगी तो लगन कौन सा बन जाएगा ये, कर्क लगन। दसम पे वृश्चिक राशि होगी तो कौन सा लगन बन जाएगा ये, कुंभ लगन। ठीक है, आप किसी भी घर में देख लीजिए, मेष, वृश्चिक, मकर, और वहां पर मंगल बैठे हो, मेष राशि में हो या वृश्चिक में हो या या मकर में हो, मंगल बैठे हो, तो ये बन जाएगा रोचक महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग में से कौन सा योग बनेगा, रोचक महापुरुष योग, रोचक महापुरुष योग। इस योग के चलते ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपने ऊर्जा, अपने पराक्रम, अपनी आत्मशक्ति, अपने भुजबल, अपने साहस, अपनी क्षमता के बदौलत अपने जीवन काल में विशेष उन्नति करता है। मंगल क्या है, ऊर्जा। मंगल क्या है, साहस। मंगल क्या है, पराक्रम। मंगल क्या है, पुरुषार्थ। मंगल क्या है, इच्छा शक्ति। एक आम व्यक्ति की उपेक्षा, एक आम व्यक्ति की कंपैरिजन उस व्यक्ति के अंदर जिस व्यक्ति की कुंडली के बर्थ चार्ट के अंदर मंगल केंद्र में मेष, वृश्चिक या मकर राशि में हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर एज अ कंपैरिजन ऑफ अदर, उसके अंदर ऊर्जा शक्ति, चाहत ज्यादा होगी, और अपनी उसी ऊर्जा के बदौलत अपने जीवन काल में संतुष्ट नहीं बैठेगा। वो इस तरह का इंसान नहीं होगा कि कुछ भी हो जाए वो बैठ जाए शांति से, वो कुछ करेगा, अपने जीवन काल में अपने रास्ते बनाएगा, वो विशेष उन्नति करेगा। इसे बोलते हैं रोचक महापुरुष योग। रोचक महापुरुष योग, समझ में आ रहा है, रोचक महापुरुष योग। आगे बढ़ता हूं। दूसरा पंच महापुरुष योग कौन सा होता है, बुध। बुध मिथुन कन्या, बुध क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है और उसी राशि में बुध उच्च के होते हैं। ठीक है, तो बुध यदि मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो, केंद्र के किसी भी घर में, मिथुन, चाहे वो लग्न हो, चाहे चतुर्थ हो, चाहे सप्तम हो, दसम हो, इनमें किसी भी घर में मिथुन या कन्या राशि आ रही हो और बुध उसी में बैठे हो, तो ये बन जाएगा भद्र महापुरुष योग। भद्र, भद्र राजा कैसा युवराज कैसा होता है, भद्र, ये है भद्र महापुरुष योग। इस योग के चलते ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपनी वाणी, बुद्ध क्या है वाणी, बुद्ध क्या है मैनेजमेंट, बुद्ध क्या है राजकुमार, अभी पूर्व एक दिन भी नहीं हुआ है, अभी बस एक दिन का गैप है, आपको मैंने पढ़ाया है, राजयोग का प्रभाव सिखाया मैंने आपको। आपको मैंने स्वतंत्र रूप से यह बताया कि चंद्रमा मन, और मन पर जब वाणी के कारक की, मैनेजमेंट के कारक की, क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा के कारक की, युवराज ग्रह की जब दृष्टि पड़ेगी, तो व्यक्ति के मन में क्या चीजें चलेंगी, और जब वो चीजें पूरे दिन उसके दिमाग में चलेंगी, तो वो अपने जीवन काल में क्या लेकर आएगा, बता चुका हूं, एक दिन पहले बता चुका हूं, ज्यादा समय नहीं हुआ है अभी। यही है, यही होता है राजयोग। तो जब पंच महापुरुषों के अंदर मध्य महापुरुषों वाला राजयोग बनेगा, तो उस अवस्था में अपने इन्हीं क्वालिटीज के बिहाफ पर, अपने इन्हीं गुणों के आधार पर अपने जीवन काल में विशेष उन्नति करेगा। बुद्ध जब बलवान होते हैं तो क्या प्रभाव होता है, वो प्रभाव समझ गए होंगे आप, वो सारा की सारी चीज लागू। आगे बढ़ते हैं। अब कौन से आ गए, तो मंगल हो गए, बुद्ध हो गए, गुरु, गुरु पर आ जाते हैं। तो यदि केंद्र में कर्क राशि, माफ कीजिएगा, कर्क राशि, धनु और मीन राशि हो, केंद्र के चारों स्थानों में, किसी भी स्थानों में कर्क, धनु और मीन राशि हो, कर्क, धनु और मीन राशि हो, ठीक है, और वहां पर गुरु बैठे हो, तो ये बन जाएगा हंस महापुरुष योग। ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपने ज्ञान की बदौलत, अपने जीवन काल में अपने ज्ञान की बदौलत ऊंचाइयों को पाने वाला होगा, बड़ा पद, बड़ी योग्यता, बड़ी क्षमता को प्राप्त करने वाला होगा। उसकी हमेशा एक डिजायर रहेगी, उसकी सर्वदा हमेशा एक चाहत होगी कि मुझे बड़ा पद,
प्राप्त हो, क्योंकि बड़े पद को, बड़ी योग्यता, बड़ी क्षमता को प्राप्त करने के लिए वह सदैव लालायित रहेगा। ठीक है। पहली चीज, अपने ज्ञान के बदौलत अपने जीवन काल में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी चीज है, जहां हरि जाते हैं वहीं लक्ष्मी आती है। आगे बढ़ते हैं। शुक्र मालव योग। शुक्र लगाते हैं केंद्र में मालव योग। कब लगाते हैं? जब मीन राशि में हो, वृष राशि में हो, तुला राशि में हो। केंद्र में वृष, तुला या मीन राशि आ रही हो, और इन तीनों में से मीन में उच्च के होते हैं, तुला इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और वृष इनकी सामान्य राशि है। ठीक है। तो इन तीनों में से किसी भी राशि में बैठे हो तो ये बन जाएगा मालव योग। मालव योग के चलते क्या होता है, ऐसा जातक अपने जीवन काल में सारे विशेष ऐश्वर्यवान, यानी कि अपने जीवन काल में सारे सुखों का भोगने वाला, सारे सुखों को भोगने वाला होता है। जीवन काल में जितने भी भौतिक सुख हैं, जितनी भी लग्जरी हैं, जितनी भी सुख हैं, भौतिक सुखों से संबंधित जितनी भी पदार्थें हैं, उन सभी का भोग करने वाला होगा। उसको जन्मजात ऐश्वर्य प्राप्त है, उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, वो भोगेगा। शनि पर आ जाते हैं तो शश महापुरुष योग योग बनाते हैं। शश महापुरुष योग, शनि क्या बनाते हैं? शश महापुरुष योग। यदि केंद्र में मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि में शनि बैठे हों तो शश महापुरुष योग बनाते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपने, अब शनि के बारे में मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं, क्योंकि जीवन के प्रत्येक कार्य को विलंबित करवाते हैं शनि। जब कुंड केंद्र के अंदर जब शनि मकर में होंगे, कुंभ में होंगे, मकर इनकी सामान्य राशि है, कुंभ इनकी मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है। 1 से 10 अंश तक शनि मूल त्रिकोणगत होते हैं कुंभ राशि में, मालूम होगा आप लोगों को, है ना? तो कुंभ राशि में हो, मकर में हो, तुला में हो, लिख के रख लीजिए। अपने जीवन काल में देर से ही सही, लेकिन अपने जीवन काल में ऊंचाइयों पर जाएगा, नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जाएगा, खाली नहीं बैठेगा। मैं दोबारा फिर बोलता हूं, देर से ही सही, क्योंकि शनि विलंबित करवाते हैं चीजों को। शनि का संबंध जब भी लग्न से बनेगा, या शनि कुंडली में बलवान हो, मकर में हो, कुंभ में हो, तुला राशि में बैठे हो, किसी भी घर में, या शनि का संबंध लग्न से बन जाए, तो उस अवस्था में ये देखने को मिलता है कि ऐसे जातक के जीवन काल में प्रत्येक चीज विलंबित होती है, हर चीज डिले होती है। जो काम लोगों के 2 दिन में होते, वही काम उसके 20 दिन से पहले नहीं होते, या उससे और ऊपर या और ऊपर। तो अपने विलंब ही सही, अपने जीवन काल में जो ठानेगा वो करके रहेगा उस चीज को। शश महापुरुष योग लगा हुआ है। शश महापुरुषों का मतलब ये होता है कि आज जो करने की ठानेगा, आज जो सपने देखेगा, आने वाले समय में वो सपने हकीकत खड़े हुए हैं उसके लिए। आज जो उसने पिलर की नींव खड़ी करी है, वो आने वाले समय में वो पिलर खड़ा होगा। खुली आंखों से सपने देखेगा, उसको पूरा करेगा, वो चीज होती है। तो आप समझ गए होंगे पंच महापुरुष योग के बारे में। अगला कौन सा है, बताओ युवराज, मैं पूरा करूं फिर मैं यहाँ पे। कहाँ गए आप, किसको किसको ढूंढूंगा? विकास तुम बताना क्या था अगला, क्योंकि पीछे करूंगा तो बार बार प्रेजेंटेशन पीछे जाएगी। अगला कौन सा है इसके बाद? स्क्रीनशॉट लिया था बट वो स्क्रीनशॉट आया नहीं। मेरे पास भी यहीं तक लिखे हुए पंच महापुरुष योग तक ही। चलो कोई नहीं। इसके बाद है केंद्र त्रिकोण राजयोग। इसके बाद है केंद्र त्रिकोण राजयोग। केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे बनता है? केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे बनता है, मीनाक्षी जी थोड़ा बताएंगी आप? हाँ जी सर। नमो नमः। नमो नमः। केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे बनता है? जब त्रिकोण में बैठे ग्रहों का संबंध केंद्र से हो जाता है तो सही, सही सही है, पूरा कर दीजिए। जब केंद्र से जो त्रिकोण में बैठे ग्रह हैं, अगर उनका संबंध केंद्र से बन जाता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हाँ हो जाता हाँ बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी जी ने।
ये त्रिकोण में जो बैठे ग्रह होते हैं जब उनका संबंध केंद्र से बन जाता है, ऐसा कहा आपने? हाँ ऐसा जी। ही, हाँ, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है ना? ये हाँ है। जी। विश्वनाथ जी, क्या कहेंगे इस पे आप? गुरु, जो हिसाब से मैंने तो ये फर्स्ट टाइम सुना है, जो हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है केंद्र और त्रिकोण में पूरे ग्रह बैठे हुए, तो शायद ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता, ठीक शायद है, कल ठीक है, मैंने फर्स्ट ठीक है, टाइम ठीक सुना है, है। सब सही है अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं समझा देता हूँ। ठीक है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ, केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ, 1 4 7 10, केंद्र 5 9, पांचवा त्रिकोण, नौवा त्रित्रिकोण। केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ युति बना करके केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। और दूसरी स्थिति में कैसे बनेगा? केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण के स्वामी के साथ परिवर्तन कर ले, यानी कि दसम का स्वामी नवम के साथ, दसम का स्वामी नवम में, नवम का स्वामी दसम में, तभी भी बनता है केंद्र त्रिकोण राजयोग। या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाकर के स्थित हो जाए, तब भी बनता है केंद्र त्रिकोण राजयोग। तीन स्थितियों में बनता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ परिवर्तन, केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ युति बना करके सुस्थानों में बैठे हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हो, और तीसरा, जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाकर के बैठ जाए, तो बन जाता है केंद्र त्रिकोण राजयोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबने प्रयास तो करा, प्रयास करना ही बहुत बड़ी चीज होती है। और यहाँ पर हम सब सीखने ही आए हैं, पहली चीज, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। कोशिश करिए, अच्छी बात है। रुके रुके नहीं आप में से कोई रुका नहीं, वो एक मेन चीज होती है, रुकना, चुप रहना, ब्लिंक होना। खैर, अगला कौन सा था विकास, फटाफट से बताओ। कहाँ गया युवराज है? तुम कहाँ चले जाते हो युवराज? है तुम्हें काम दो वो भी नहीं हो पाता तुमसे। अरे फोन आ गया था गुरुजी इसलिए। हाँ बताओ, अगला कौन सा था? मैंने ये पंचमहापुरुष पूरा कर दिया, केंद्र त्रिकोण राजयोग पूरा कर दिया, इसके बाद कौन सा था? गुरुजी इसके बाद वाला लिखा नहीं है। अब मैं फिर देखना पड़ेगा मुझे अब। इसके बाद है नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग। पढ़ा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। विपिन विश्वनाथ जी, एक मिनट सवर, एक सेकंड, मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड। विपरीत राजयोग कौन सा था एक फिर? नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग। ठीक है, पढ़ लीजिए विपरीत राजयोग क्या होता है, काम आएगा आप लोगों के। पहले पूछते हैं विश्वनाथ जी क्या कह रहे हैं। विश्वनाथ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? बोलिए बोलिए अब, मैं फिर काम पे लग जाऊंगा फिर। बोला, मैं लिख के रखा था, मैं बोल रहा था। अच्छा अच्छा, मैंने कोई लिख नहीं, के रखा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, म्यूट कर दीजिए। मेष लगन की कुंडली है, यहाँ पे मैंने गुरु को बैठा रखा है। मेष लगन की कुंडली है, यहाँ पर गुरु को बैठा रखा है। मेष लगन की कुंडली होगी तो षष्ठ भाव में कन्या राशि आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं गुरु को बैठा देता हूँ, और यहाँ पर भी गुरु को बैठा देता हूँ। मेष लगन की कुंडली में 12वें घर में कौन सी राशि आएगी? गुरु की राशि आएगी, नहीं आएगी? मीन राशि, हाँ या ना? ठीक है, और दूसरी राशि नवम भाव में आएगी, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब युवराज कहीं मत जाना, आप नुकसान करोगे अपना, अपना खुद का बहुत बड़ा लॉस करोगे अब आप। यह है, मैं आपको पहले बताता हूँ विपरीत राजयोग कैसे बनता है। आपने 100 में से 70 या 60 कुंडलियों के अंदर विपरीत राजयोग बनते देखा होगा, या लोगों को हल्ला करते देखा होगा कि हमारी कुंडली में तो विपरीत राजयोग है, और अब हमें जीवन काल में सक्सेस मिल रही है, या ये जो सक्सेस मिल रही है इस ऐसे ऐसे मिल रही है। ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है। विपरीत राजयोग पास कैसे होता है? विपरीत राजयोग 100 में से 60% कुंडलियों में पाया जाता है, लेकिन लागू 100 में से 10% कुंडलियों में ही होता है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में, जिन राजयोग का भंडारा लगा हुआ है जगह जगह, कि हर कोई व्यक्ति कह देता है, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे राजनीति वाला हो, चाहे वो बिजनेस करने वाला हो, हर कोई बड़े आसानी से कह देगा। जिसमें से एक राजयोग बहुत प्रचलित है, वो बुद्धादित्य योग। अब मैंने बताया किस तरह से वो अप्लाई होता है, कब जाकर वो अपना काम करना शुरू करता है, कब जाकर वो मान्य होता है। बात यहां पर आ रही है मान्य होने की। ठीक है, स्कूल में घुस कोई भी सकता है, लेकिन प्रवेश पत्र के बिना एंटर नहीं कर पाएगा क्लास में, ये तो मानते हैं ना? तो ये वही सीन है। आगे बढ़ते हैं। तो मेष लगन की कुंडली है, आप किसी भी लगन की कुंडली ले लीजिए, किसी भी लगन की,
और आपके मन में कोई लग्न डिसाइड है तो मुझे बता दीजिएगा, अभी मैं इसे समझा देता हूँ। मेष लगन की कुंडली है, मैंने षष्ठ, अष्टम और द्वादश में गुरु को बैठा दिया है। 12वें स्थान पे गुरु की राशि आएगी, तो विपरीत राजयोग बनता कैसे है? जब छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी, छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में ही बैठा हो, त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में ही बैठा हो। समझ में आ रहा है युवराज? मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं, सुन तो रहे हो, लेकिन लागू करने पर नहीं उतर पाओगे आप। त्रिक भाव का स्वामी, त्रिक भाव में बैठा ग्रह नहीं, त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में ही जाकर के बैठा हो, छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में ही बैठा हो, तो ये बन जाता है विपरीत राजयोग। ऐसा लोग बोलते हैं, गलत, बिल्कुल गलत, 200% गलत। बस इतना बोल के चुप हो जाते हैं। या कई मैंने ज्योतिषियों को भी देखा है, वो भी इतना बोल के चुप हो जाते हैं। नहीं, दो शर्तों में पास होता है। छठे, आठवें, 12वें भाव, 12वें भाव में गुरु की राशि आएगी। गुरु या तो 12वें में बैठे हो, छठे में बैठे हो, या अष्टम में बैठे हो। ये देखकर आपने आंख बंद करके बोल दिया विपरीत राजयोग लगा हुआ है कुंडली में आपकी, और जब गुरु की महादशा आएगी तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और हुआ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि लागू ही नहीं हुआ। अब मान्य कैसे होगा? तो छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी, छठा, छठा भाव, छठे, हाँ, छठे भाव से बनता है सरल विपरीत राजयोग, आठवें से बनता है हर्ष विपरीत राजयोग, और 12वें से बनता है विमल विपरीत राजयोग। सरल, हर्ष, विमल। एक माँ के तीन बच्चे, एक का नाम सरल, दूसरे का नाम हर्ष। आप विपरीत राजयोग याद कर लो, बस इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आगे की चीज है, फिर कभी पढ़ाएंगे इस पे। आप विपरीत, छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में, इन तीनों में से किसी भी भाव में बैठा हो तो बन जाएगा विपरीत राजयोग। लेकिन ये अधूरा है, अभी ये 40% भी लागू नहीं हुआ। यदि गुरु के पास, गुरु के पास, गुरु कौन सी अवस्था के होने चाहिए? तो गुरु के पास बल होना चाहिए कितना? 17 अंश का, 18 अंश का, क्योंकि 17, 18 अंश विषम में हो या सम में हो तो माना जाएगा युवावस्था का। 0 से 6 बाल, 6 से 12 कुमार, 12 से 18 के बीच का जो ग्रह होगा, फिर चाहे वो विषम में आए या सम में आए, क्योंकि विषम और सम के अंदर युवावस्था सामान्य है, मैच खाती है पूरी, सेम है, उसका होना चाहिए। दूसरा कंडीशन अब सुन लो, दो टर्म्स के अंदर जब दो टर्म्स को पास दो शर्तों को पास कर लेगा ये कुंडली, तब जाकर आप कह पाओगे कि हाँ अब ये लगा हुआ है विपरीत राजयोग। दूसरी स्थिति है कि लग्न, लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। लग्न और लग्नेश की स्थिति, लग्नेश, आप लग्नेश को नोट करो सबसे पहले, लग्नेश बलवान होने चाहिए और किसी अच्छे स्थान पे बैठे हो। लग्नेश बलवान हो, अच्छे स्थान पर बैठे हो, और उनके पास भी 17, 18 अंश का बल हो। तो लग्नेश जब इतने अंश के बैठे होंगे, युवा अवस्था के बैठे होंगे और अच्छे स्थान पे बैठे होंगे, पराक्रम पे भी जैसे मेष लगन की कुंडली है, मंगल पराक्रम के कारक होते हैं, तीसरे घर में बैठे होंगे, तो मंगल बलवान हुए कमजोर हुए? बोलना युवराज। बलवान हुए गुरु जी, अपने बिल्कुल, कारक ग्रह में बैठे, बिल्कुल हंड्रेड कारक भाव परसेंट में बैठे। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल करेक्ट। मेष लगन की कुंडली, लग्नेश कौन? मंगल, तीसरे घर में जहां के कारक होते हैं वहां पर युवा अवस्था कर होकर बैठे हैं, तो ये मंगल बलवान हो गए। और गुरु के पास भी अंश बल हो कितना? युवा अवस्था का। अब युवा अवस्था का। दो टर्म्स कंडीशन पास हो गई, पहले थी लग्नेश की, मंगल कहाँ बैठे हैं? अच्छे स्थान पे बैठे हैं, तीसरे घर में बैठे हैं, बलवान होकर के बैठे हैं, यानी कि जातक का व्यक्तित्व बलवान। समझो मेरी बात। नाम क्या रखा इसका? विपरीत राजयोग। विपरीत होता क्या है विपरीत राजयोग में? जब विपरीत राजयोग की महादशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है, विपरीत परिस्थितियां खड़ी होती हैं। शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, आर्थिक कष्ट होता है, और उस अवस्था में व्यक्ति अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी नेगेटिविटियों को पहचान लेता है, समझ लेता है, और उन्हें बदलकर जीवन में वो सफलता हासिल करता है जो पहले उसने कभी नहीं की होती, और ये बन जाता है महान विपरीत राजयोग। ये बन जाता है महान विपरीत राजयोग, दुख देकर सुख का सृजन करने वाला। दोबारा फिर बोलूंगा, दुख देकर सुख का सृजन करने वाला।
जितने भी राजयोग होते हैं ना बड़े बड़े, ये सबसे पहले आपको परिश्रम करवाते हैं, उसके बाद आपके जीवन में सुखों का सृजन करते हैं। चाहे वो गुरु चंद्रमा का गज केसरी हो, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद का पथ प्रदर्शक नहीं बनेगा, खुद का प्रेरणा स्रोत नहीं बनेगा, अर्थात जब तक खुद के अंदर ज्ञान का आगमन नहीं करेगा, वो दूसरों का भी दिया नहीं जला सकता। तो पहले जब खुद का ज्ञान, खुद के अंदर ज्ञान का आगमन करना होगा, तो उसके लिए दिन और रात एक करनी होगी। उसके लिए क्या करना होगा? आवाज गई गुरु जी, आवाज गई, नेटवर्क नहीं आ रहा। एक से। नेटवर्क कट गया इधर से गुरु जी। जी जी जी।